बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और शाहराह दस्तूर में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हुकूमत ने एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी है और गुज़श्ता रोज़ वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मुज़ाकरात की दावत दी और एक बार फिर इलेक्शन इस्लाहात के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि अपोजिशन को आकर इलेक्शन इस्लाहात पर मुज़ाकरात करने चाहिए हुकूमत के साथ। ये जो मुज़ाकरात की दावत हुकूमत की जानिब से बार बार दी जा रही है, ये कम अज़ कम इस बात की मुतकाज़ी है कि ये जो मिनिमम एक एजेंडा है तमाम हुकूमत का या अपोजिशन से ताल्लुक़ रखने वाली सियासी जमातों का, उस पे कम अज़ कम ज़रूर बात हो सकती है। और जैसे कि हमने देखा कि इलेक्शंस हुए, जनरल इलेक्शंस हुए, फिर उसके बाद ज़िमनी इंतखाबात हुए और उसमें जो जमात जीतती थी वो तो शायद कहती थी कि हम जीत गए हैं, लेकिन जो जमात दूसरे नंबर पे होती थी या हार जाती थी तो वो हमेशा ये कहती रही है कि धांधली हुई है, ज़्यादती हुई है। लिहाजा वक्त की ये अहम ज़रूरत है कि इस्लाहात की तरफ बढ़ा जाए, लेकिन हुकूमत काफ़ी अरसे से अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे रही है इस मामले में कि कम अज़ कम इस मामले में आके बैठें, वो उनसे बातचीत करें ताकि एक कानून बनाया जा सके, इलेक्शन जो कवानीन हैं उनमें तरामीम की जा सकें और बेहतर तरीके से आने वाले इलेक्शंस अरेंज किए जा सकें ताकि उन पर उस तरह के इल्ज़ामात न लगें। क्योंकि हमने देखा कि पीपल्स पार्टी भी यही कहती रही है कि इलेक्शन में धांधली होती रही है, मुस्लिम लीग नून भी ये कहती रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब अपोजिशन में थी तो ख़ुद तहरीक इंसाफ ने 126 दिन का धरना दिया हुआ था 2013 के इलेक्शंस में जो तहरीक इंसाफ के मुताबिक धांधली हुई थी उसके खिलाफ। तो कम अज़ कम इस बात पर तो अपोजिशन आकर बैठ सकती है, लेकिन अपोजिशन की जानिब से इस पर किसी भी किस्म का कोई मस्बत रद्द-ए-अमल नहीं है। पीडीएम की एक तहरीक थी वो ख़त्म हो गई एक तरह से, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी पीडीएम छोड़ गई। अब जो बची कुची पीडीएम है उसने आने वाले दिनों में भी जलसों का ऐलान कर रखा है, लेकिन हुकूमत ये कहती है कि इससे पहले जब मुत्तहिद पीडीएम थी तो वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी और ना उनके अज़्म को मुतज़लज़ल कर सकी, तो अब अपोजिशन क्या कर लेगी। लिहाजा अपोजिशन को जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए मामलात आगे बढ़ाने चाहिए। हुकूमत कहती रही है कि हम मईशत को बेहतर बनाने के लिए पुरज़्म हैं, बेहतर करने के लिए हम कोशिशें कर रहे हैं और गुज़श्ता दिनों में जो मईशत के आदाद शुमार सामने आए वो काफ़ी बेहतर आदाद शुमार थे हुकूमत के मुताबिक, और वो ये कह रहे हैं कि चूँकि एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ, फसलें अच्छी हुईं, इसके साथ साथ जो हुकूमती पॉलिसीज़ थी जिनमें रिफ़ंड और टैक्सेस के हवाले से जो पॉलिसी थी हुकूमत की वो भी काफ़ी बेहतर थी, और फिर इसके साथ साथ डैम्स की तामीर पर ज़ाहिर है कि मौजूदा हुकूमत काफ़ी मरकूज़ नज़र आती है, तो उससे भी पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए इंतहाई अच्छी खबरें हैं। और इन्हीं डैम्स के हवाले से फिर ग्रीन यूरो बॉन्ड भी फ्लोट हुआ जिसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स सामने आ रहा है। तो पाकिस्तान की हुकूमत और हुकूमत इंतहाई पुरज़्म है और इंतहाई पुरुमीद है कि आने वाले दिन बहुत बेहतर होंगे और बहुत जल्द अवाम तक ये समरात और असरात पहुँचेंगे। दूसरी तरफ आज वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब ने भी एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि बजट से काफ़ी तवक्कुआत हैं, हुकूमत अवाम दोस्त बजट के लिए कोशा हैं और आने वाला जो बजट होगा वो इंतहाई अवाम दोस्त होगा। तो अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि बुनियादी जो बातें हैं जिनमें इस्लाहात हो सकती हैं, इस पे अपोजिशन कितनी मरकूज़ नज़र आती है, क्योंकि अपोजिशन की तवज्जो बिल्कुल इस जानिब नहीं है और ऐसा लगता है कि अपोजिशन अपनी एक सियासत कर रही है। साथ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून पे तनकीद कर रही है, मुस्लिम लीग नून उसका जवाब दे रही है। कुछ अजीब सी जो सूरत हाल है वो अपोजिशन की नज़र आ रही है। बजट के लिए अपोजिशन कहती थी कि हमारी एक बड़ी सख्त हिकमत अमली होगी, वो क्या है, उन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। और इसके लिए आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रुकन कौमी असम्बली जनाब डॉक्टर रमेश कुमार। डॉक्टर साहब आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर शहादत आवान। सेनेटर साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब राना ताहिर। राना ताहिर साहब बहुत शुक्रिया और आपकी आमद का। डॉक्टर साहब रमेश कुमार साहब आपकी तरफ आएंगे। डॉक्टर साहब बार बार हुकूमत अपोजिशन को कहती रही है कि आप आएँ हमारे साथ बैठें बात करें, लेकिन अपोजिशन आप देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का ज़ाहिर है अपना एक एजेंडा है, वो तनकीद कर रही है आपकी गवर्नेंस के हवाले से। मुस्लिम लीग नून भी मुज़ाकरात पे नहीं आ रही, तो आपको तवक्को है कि ये जल्द आपके साथ बैठ जाएंगे और कोई बातचीत आगे बढ़ाएंगे?
देखिए जावेद इकबाल साहब, इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आपने बात आज छेड़ी है। मैं समझता हूँ जितना बंदा सीनियर होता है वो हमेशा पॉलिटिक्स के अंदर अपने रास्ते जो है वो खोल के रखता है, और जब जब एक अन्ना की बात करता है तो फिर वो पछताता है। माजी में आपको याद होगा जब 62-63 के हवाले से जब पीपल्स पार्टी ने पीएमएलएन को कहा कि आप इसके ऊपर आप कानून साजी करें, तो पीएमएलएन ने कहा कि हम नहीं करते। मगर जब फिर पीएमएलएन के ऊपर आई तो फिर पीपल्स पार्टी वालों ने कहा कि आज आपके ऊपर आई है तो हम करें, हम क्यों करें। तो यही वजह है कि उन्होंने टाइम के ऊपर जो है वो कि भाई नहीं, अच्छी लेजिस्लेशन के लिए हमेशा दरवाजे ओपन होने चाहिए। आज इलेक्ट्रो रिफॉर्म सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का इशू है, आज नैब रिफॉर्म सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक इशू है, आज जुडिशल रिफॉर्म सारी अवाम चाहती है कि जो है जुडिशल रिफॉर्म हो और कि जल्द से जल्द जो है लोगों को एक इंसाफ मिले। तो ये सारी चीज़ें अगर देखा जाए, मैं समझता हूँ समझदार पॉलिटिशियन को उस हवाले से जितना जल्द उसके ऊपर बैठें, अपनी अन्ना की बात छोड़ें, एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाएं, वो पार्लियामेंट्री कमेटी जो है सिफारिशात तय करे तो ये बेहतर होगा। और ये वक्त और हालात की भी ज़रूरत है और हर पार्टी की ज़रूरत है। अगर इसके लिए टाइम के चुनाव की बात करेंगे कि हम इस हुकूमत में क्यों करें, हम क्यों आपस में बैठें, तो ये कम से कम सीनियर पॉलिटिशियन की ये बात जो है ये मुझे समझ में नहीं आती है। और वक्त और हालात भी के टाइम की भी बात है। दूसरी चीज़ ये कि मैं समझता हूँ कि इस जो जो अगर माजी देखा जाए हिस्ट्री, तो हिस्ट्री जो है वो सीखने के लिए होती है। जब जब आज किसी भी चीज़ की अगर हाईलाइट की जाती है कि भाई ये इशू नहीं हुआ, तो फिर पहले पहले बात ये आती है कि 3 मरतबा नून लीग की हुकूमत रही, 3 मरतबा जो है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, उन अदवार में नहीं हुआ, तो फिर हमारे ऊपर भी आएगी। तो कुछ हमें अपने बात जो है लहजे के अंदर लचक डालनी चाहिए और कुछ सीनियर पॉलिटिशियन को अपने लहजे के अंदर लचक डालनी चाहिए। मगर ये बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों के हवाले से, नहीं तो इलेक्शन के ऊपर उंगलियां उठती रहेंगी। अगर ये समझते हैं कि डिजिटल सिस्टम पे जाना है, इंडिया पूरा जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, तो उनको डिजिटल सिस्टम पे जाना चाहिए। अगर ये समझते हैं कि डिजिटल सिस्टम सही नहीं है तो उसके लिए भी एक बैठ के बात होनी चाहिए। और अब मुझे ये थोड़ा सा पता चला है कि इलेक्शन कमीशन ने जैसे कहा है कि हम सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुलाते हैं, तो उसके ऊपर भी किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। मगर बैठ के जो भी लेजिस्लेशन हो, चाहे एहतसाब के हवाले से, चाहे इलेक्शन के हवाले से, एक सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के कंसेंसस के साथ होगी तो मैं समझता हूँ बेहतर होगा। वरना जो भी इलेक्शन, मैं 2002 से खुद इलेक्शन का हिस्सा बन रहा हूँ, हर इलेक्शन के अंदर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी हारने वाली जो है वो कहती है कि भाई आपने धांधली की, कोई अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं होता है। तो इस वजह से ज़रूरी ये है कि हम जो है वो इस हवाले से एक प्रॉपर लेजिस्लेशन करें और सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैठ के करें। और मैं तो इवन ये समझता हूं कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो भी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करती है। इस वक्त जो अफगानिस्तान से इनखला हो रहा है, इस्लामी ब्लॉक की बात चल रही है, फ़लस्तीन का इशू है, कश्मीर का इशू है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज इसके ऊपर भी बैठे डिबेट करे। एक रास्ता अभी किस हवाले से ये इलेक्ट्रो रिफॉर्म के हवाले से खुला है, एक आपस में एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी तो आगे चल के उन इश्यूज के ऊपर भी बात हो तो वो ज्यादा ठीक है। बेहतर होगा। सेनेटर साहब, आपकी तरफ आपको भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। सेनेटर साहब, ऑपोजिशन की संजीदगी का तभी इजहार होगा कि आप लोग भी बैठेंगे हुकूमत के साथ और कुछ इश्यूज पर बात करेंगे। ठीक है, आप महंगाई पे बात करते हैं, आप गवर्नेंस के हवाले से बात करते हैं, लेकिन जब हुकूमत आपसे कह रही है कि आप आएँ, बैठें और हमसे बातचीत करें, और ये तो वो मामला है कि जब आप पे आता है तो आपकी जमात भी कहती है धांधली हुई, जब नून पे आता है तो नून लीग भी कहती है धांधली हुई, तो आए बैठें, इस मसले का एक बार हल निकालें। क्यों नहीं बैठते आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। देखें जावेद इकबाल साहब, आपने पहली बात तो ये है कि डॉक्टर साहब जो है एक मोअज़्ज़ज़ दानश्वर सहाफ़ी हैं और उन्होंने बड़ी बेहतर बात की है कि इनकी पार्टी को लचक दिखानी चाहिए तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी कोऑपरेट करना चाहिए। तो मेरी गुजारिश ये है कि इस स्टेज पे जबकि पीटीआई ने अपना बिल पार्लियामेंट में डाल दिया है, उसके बाद पार्टीज को आके ये कहना कि अब आके आप हमारे साथ बात करें, मेरी खाली एज ए कानूनदान भी एक रिक्वेस्ट है, एक पॉलिटिशियन भी एक एज ए रिक्वेस्ट है कि बेहतर ये होता कि बिल बनाने से ना 49 अमेंडमेंट्स तो कर डाली पीटीआई की गवर्नमेंट ने,
बेहतर ये होता कि डॉक्टर बाबर रहमान साहब जो हैं, पीटीआई जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को उस वक्त इनवाइट करती। जैसे आप देखें ना 2016 में, 2014, 2017 में जो इलेक्शन एक्ट 2017 आया, तो उसमें बाकायदा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो थी उनके 34 लोग जो हैं वो थे, उन्होंने सिविल सोसाइटी से इनपुट ली, वो सारे के सारे दो साथ बैठे। तो उसके बाद इलेक्शन एक्ट जो है ना वो पार्लियामेंट में गया और यूनानिमसली वो पास हुआ। तो बेहतर ये होता कि जो डॉक्टर साहब की सोच है वो इनकी पार्टी की भी यही सोच होती, तमाम दोस्तों को अमेंडमेंट्स लाने से पहले, पार्लियामेंट में जाने से पहले सब दोस्तों को करते, तो मेरा ख्याल बेहतर था। अब जब पार्लियामेंट में एक बिल चला गया तो वहां हमारे मुल्क में मुकदमा का एक कानून है, उस तरीके से जो कुछ भी बहस मुबासा होगा, अब बिल डालने के बाद दोस्तों को कहना कि यूं कर लें, ये कर लें, वो कर लें, नहीं होगा। देखें जो इन्होंने सेक्शन 103 में अमेंडमेंट प्रपोज की है, वो पहले से आप देखें ईवीएम उसके अंदर पहले से मौजूद है। बहुत सी कंट्रीज में आप ये देखें कि ये सिस्टम जो है ये फेल हो चुका है, वापस वो दोबारा जो है ना वो बैलेट पेपर पे दोबारा वो मुल्क आ गए हैं। और दूसरी सूरत हाल ये है कि यहाँ पे देखें ईवीएम वाला जो सिस्टम है, हमारे मुल्क में जो तालीम की शरह है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 59% है। और इसके बाद ये इस किस्म का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा देना, मैं समझता हूं कि हम इस वक्त हालांकि उस पोजीशन पे नहीं है कि हम ईवीएम के जरिए से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हम कर सकें। इसमें बड़े मसले मसाइल होंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें वोटर जो होगा उसको इन्हिसार करना पड़ेगा, जो कि इलेक्शन कमीशन का अमला होगा। जब तक आपको उनको भी ट्रेनिंग देने की जरूरत है। तकरीबन 3.25 लाख आपको इसमें मशीनों की जरूरत है, जो कि हर 4 साल के बाद आपको बदली करनी पड़ेगी। तो मेरा मेरा व्यू पॉइंट ये है कि हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो पहले से इसको बिल्कुल जो है वो कह चुके हैं कि हम इस पे कतई तौर पे सिस्टम पे एग्री नहीं करते हैं। मेरा कहना ये एक मुल्क का जो एक निज़ाम चल रहा है, अभी तो 4 साल पहले की बात है, हमारे प्रेसिडेंट साहब डॉक्टर अलवी साहब उस जो है उसका कमेटी का हिस्सा थे। तो ये सारी चीजें जो है ना उसमें बाकायदा होके 2017 के एक्ट में चीजें मौजूद हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि अवाम का इलेक्शन कमीशन पे इलेक्शन देखे ना, ये इलेक्शन जो करवाना है तो वो जावेद इकबाल साहब वो मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ने नहीं करवाना है, इलेक्शन कमीशन ने करवाना है। इलेक्शन कमीशन में माजरत के साथ मैं ये कहूंगा कि पिछले इलेक्शन में हमारे मोअज़्ज़ज़ प्राइम मिनिस्टर साहब का ये कहना था कि उन्होंने इवन इलेक्शन कमीशन को कहा कि भाई आप रिजाइन करें, उनको एतमाद नहीं है, जो कि पोलिटिकल पार्टी इख्तियार में है उसको आपने इलेक्शन कमीशन पे एतमाद नहीं है। आम पब्लिक जो है इलेक्शन कमीशन पे एतमाद नहीं करती है। तो मेरा सिर्फ ये कहना होगा कि इंडिया में 20-22 साल के बाद ये सिस्टम चलने लगा है। वहां आप देखें कि ट्रंप ने भी जो है इस सिस्टम के ऊपर इशारे किए हैं। इस सिस्टम के अंदर आप ये देख लें, सबसे बड़ी बात तो ये है कि रिकाउंटिंग का कोई तरीकाकार ही नहीं है। इसमें डॉक्टर साहब कहेंगे बात लंबी होगी, मेरा कहना यह है कि इसमें बाकायदा जो मेमोरी है आपकी वो जो है उसको आप ट्रांसफर शिफ्ट कर सकते हैं। तो मेरा कहना ये बिल एक पार्लियामेंट में जान चुका है, जब बिल जो है असेंबली के सामने आएगा तो वहां पे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम तो जो चीज हो, आप ये देखें जो अच्छी चीज आती है, कई बिल आते हैं सेनेट में आते हैं यूनानिमस हो जाते हैं। सीपेक का बिल आप देख लें, उस पर किसी ने एतराज नहीं किया, यूनानिमस हो गया है। तो मेरा कहना ये कि यहाँ के लोग एक जो चीज कौम और मुल्क के मफाद में होगी तो यकीनन उसमें कोऑपरेट चले करेंगे। ठीक है और लेकिन पाकिस्तान क्लैरिटी, पीपल पार्टी तो बड़े खुले दिल के साथ जो है पार्लियामेंट में बैठती है। अब हम क्लैरिटी की बात कर रहे हैं राना साहब के ऑपोजिशन, आपको नज़र आती है कि उसकी क्लैरिटी है इश्यूज़ के हवाले से? जैसे शहादत अवान साहब तो ख़ुद भी एक बड़े अच्छे कानूनदान हैं और कानून को समझते हैं और बात वो बहुत बेहतर कर रहे हैं, डॉक्टर रमेश कुमार साहब की बात को सपोर्ट कर रहे हैं एक तरह से। लेकिन बात यह है कि वो कहते हैं कि अब तो ये बिल ले आए, लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इशू एक इलेक्शन इस्लाहात का, ये तो एक मिनिमम एजेंडा है ना जो हुकूमत ने अपोजिशन के सामने रखा है। और भी ऐसे बहुत से इश्यूज़ हैं जैसे शहादत साहब भी फरमा रहे थे, उन पे भी इत्तेफाक राय हो सकता है। आपको लगता है कि अपोजिशन बरकूज़ है, फोकस है? क्योंकि इस वक्त तो हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी अपनी बात कर रही है, वो अलग है, और मुस्लिम लीग नून ज़ाहिर है अपनी अलग अलग जमातें हैं वो, लेकिन पीडीएम से तो हट चुकी हैं ज़ाहिर है। जी जावेद इकबाल साहब, बात ये है देखें कि ये मामला बड़ा संजीदा है रिफॉर्म्स का, खा वो जुडिशल रिफॉर्म्स हों, खा वो इलेक्शन के हवाले से इस्लाहात हों। इस पर तमाम सियासी जमातों को
आगे बढ़कर काम करना चाहिए, लेकिन कर नहीं रहे और करेंगे भी नहीं। ये देखिए, मैं आपको बताऊं, बिल अगर जैसे शहादत अवान साहब फरमा रहे थे कि पार्लियामेंट में बिल चला गया, तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज बैठें तो वो बिल तब्दील भी हो सकता है, वापस भी हो बिल्कुल। सकता है, कोई मुतफिका बिल भी आ सकता है। तो ये तो देखिए, मैं आपको मिसाल दूं कि भुट्टो साहब के दौर में उनकी जो अपोजिशन थी, उनकी कितनी मुखालफत थी आपस में, लेकिन जब 73 का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो वही जमातें जो भुट्टो साहब के बारे में पता नहीं क्या क्या ज़ुबान इस्तेमाल करती थी और पीपल्स पार्टी उनके बारे में, लेकिन एक कौमी मफाद की खातर, एक मुल्क की आइन की खातर सब लोग इकट्ठे बैठे और एक मुतफिका आइन कौम के सामने आ गया। इसके बाद आप देखें कि जो लोग भुट्टो के फांसी के वक्त मिठाइयाँ तकसीम कर रहे थे, पीपल्स पार्टी उनके साथ तो पीडीएम में बैठ गई। मौलाना फजल रहमान साहब के वालिद पीएनए के सरबराह थे, तो इसी तरह मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ साहब जनरल जिलानी की कैबिनेट के मेंबर थे, फिर ज़िया-उल हक साहब ने उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया था, उनके साथ तो पीपल्स पार्टी बैठ गई। तो अब अगर इस्लाहात की बात है, जो आपने बिल्कुल सही बात की थी शुरू में कि जब भी पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ, अपोजिशन ने, हारने वालों ने कहा कि धांधली हो गई। तो इसको हल करने के लिए मसले को सबको मिलकर बैठना चाहिए और इस पर देखें, किसी को अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। हुकूमत की तरफ से वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने जो बात की और अपोजिशन को बाज़ाब्ता दावत भी दी, मैं समझता हूँ कि अपोजिशन को उसका मुस्बत जवाब देना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वो हुकूमत ने एक आइडिया दिया है, अगर उसमें नकाइस हैं तो अपोजिशन उसकी निशानदेही करे कि ये ऐसे नहीं हो सकता, कोई फाइनल तो नहीं हर चीज़ होती। तो बातचीत का मसला मतलब क्या होता है कि दोनों तरफ के लोग जो हैं वो एक दूसरे के नुक्ता नज़र को समझें। तो हर एक को मैं समझता हूँ कि इस निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन बदकिस्मती ये है जावेद इकबाल साहब कि हमारे लोगों की सियासी तरबियत जो है वो इस अंदाज में हुई है कि देखें, बहुत अच्छे लोग पीटीआई में भी हैं, बहुत अच्छे लोग पीपल्स पार्टी में भी हैं, पीएमएलएन में भी अच्छे लोग मौजूद हैं, लेकिन इसके साथ साथ इन्हीं जमातों में ऐसे लोग मौजूद हैं जो नहीं चाहते कि ये इंतखाबी निज़ाम तब्दील हो, क्योंकि फिर धौंस धांधली का सिलसिला अगर ख़त्म हो गया तो वो कैसे आएंगे असम्बलियों में। वो सबसे बड़ी रुकावट है इंतखाबी इस्लाहात में। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारा जो जमहूरी कल्चर है उसको परवान चढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि एक मुतफ़िका तौर पर पार्लियामेंट में बिल लाया जाए जिस पर तमाम जमातें इत्तफाक करें कि जी, और उसके बाद फिर कोई एतराज़ न करे। इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं हम कि जी इलेक्शन कमीशन का क्या, इलेक्शन कमीशन अगर आपके हक में फ़ैसला दे दे कोई, तो आप कहते हैं बल्ले बल्ले बड़ा अच्छा इलेक्शन कमीशन है। अब वही इलेक्शन कमीशन जो है अगर किसी और केस में आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला दे रहा हो तो वो इलेक्शन कमीशन बुरा हो जाता है। तो ये इदारे जो हैं इन पर भी एतमाद होना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि एक चीज़ अगर एक की फेवर में जा रही है तो दूसरे, देखें अदालत जो होती है वहाँ से भी आप देख लें, हमारे यहाँ क्या है कि अगर अदालत फैसला दे दे, वही सुप्रीम कोर्ट अगर एक किसी की ज़मानत के केस में कोई ऑब्जर्वेशन दे दे कि जी उन्होंने तो नैब के बारे में ये कह दिया, वही सुप्रीम कोर्ट के 5 जज नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दें, तो उस हवाले से फिर पूरी जीटी रोड पर क्या रोना रोया जाता है। अब आप देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं उन्होंने खुद कहा कि ये नवाज शरीफ जो है रायबंड का जो प्राइम मिनिस्टर था, वो सज़ा याफ्ता होने के बावजूद बाहर चला जाता है और वहाँ पे अपने मौज मेले कर रहे हैं। मैं बिलावल भुट्टो की इस बात से इत्तफाक करता हूँ, ये हुकूमत जो है वो धोखा खा गई या उसकी नालायकी है, ये जो भी है, एक सज़ा याफ्ता बंदे को इस तरीके से, आप देखें कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स जो हैं वो भी अब एक सवालिया निशान बनी हुई हैं कि वो किधर, देखे ना, कोई थोड़ा अरसा तो नहीं जावेद इकबाल साहब हो गया। तो ये लोग जो हैं जिस बंदे को सुप्रीम कोर्ट के 5 जज ताहयात नाअहल करार दे चुके हैं, जो रहनुमाई के लिए उसकी तरफ देख रहे हों, उनसे आप ये तवक्को करेंगे कि वो मुल्क में, नवाज शरीफ की तो टोटल सियासी परवरिश ही धांधली में हुई है, तो ये लोग कैसे तावन करेंगे किसी के पीपल्स पार्टी के साथ अपने
नवाज शरीफ साहब के दौर में जो कुछ होता रहा वो तो देखे ना, सियासी मफाद के लिए तो सारे इकट्ठे, तो इसलिए सियासी मफाद के लिए तो इकट्ठे हो जाते हैं, कौमी मफाद के लिए भी इकट्ठे हों, ताकि एक दफ़ा इस मुल्क में एक ऐसा जामे इंतखाबी निज़ाम आए जिस पर पूरी कौम को भी एतमाद हो, सियासी जमातों को भी एतमाद हो, लोग सही मानों में नीचे से ऊपर आ सकें। अब तो ये है ना कि जी जीतने वाले जी जैसे ये बड़े बासर लोग हैं, कोई वडेरा है, कोई जागीरदार है, वो टिकट ले लेते हैं मुख्तलिफ जमातों के, असम्बलियों में आ जाते हैं। आम आदमी तो बेचारा इलेक्शन लड़ने का भी नहीं सोच सकता। तो इसके लिए बात तो हम गरीब की करते हैं, लेकिन गरीब को ऐसा निज़ाम देने के लिए तैयार नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर वो असम्बली में आ सके। ठीक, बिल्कुल सही। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, आप जो तरामीम लाए वो 49 तरामीम है इलेक्शन बिल के हवाले से, लेकिन ये कोई हतमी कानून तो नहीं बना ना, जैसे शहादत अमान साहब फरमा रहे हैं कि बिल पेश हो गया है, इसमें असम्बली के अंदर अपोजिशन बात करती है, मुताल्लिका फोरम्स भी मौजूद हैं, फिर हुकूमत ने मुज़ाकरात की दावत भी दे रखी है, अपोजिशन अपनी भी जो बेहतर तरामीम है वो हुकूमत के साथ शेयर कर सकती है, और फिर एक मुत्तफ़िका कानून भी पास हो सकता है। यानी गुंजाइश तो है, लेकिन क्या आप इस बात से भी इत्तेफाक करेंगे जिसकी तरफ राना ताहिर साहब ने भी इशारा किया कि तमाम सियासी जमातों में कुछ ऐसी क़ुव्वतें मौजूद हैं या कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि इस जानिब रुकावट बन रहे हैं, क्योंकि ये उनके लिए भी एक बहुत बड़ा थ्रेट होगा? जावेद इकबाल, 18th अमेंडमेंट आई, पीपुल्स पार्टी ने इनिशिएटिव लिया, सारी पॉलिटिकल पार्टीज बाद में मिली। इलेक्टोरल रिफॉर्म 2017 आया, PMLN ने इनिशिएटिव लिया, 10 महीने PTI उसमें नहीं बैठी, 10 महीने के बाद धरनों की सियासत हुई, ये हुई, मगर उसके बाद वक्त और हालात ने सबको इकट्ठे बिठाया और इलेक्टोरल रिफॉर्म 2017 बिल आया और कंसेंसस के साथ आया। सारी पॉलिटिकल पार्टीज उसके अंदर ऑन बोर्ड थी। मैंने आपको कहा ना कि ये अगर पीपल्स पार्टी और PMLN असल में जो एक दुश्मनियां हैं या एक दूसरी राइट लेफ्ट की पार्टी है, वो PTI नहीं है, वो पार्टी है एक पीपल्स पार्टी एक PMLN। अगर पीपल्स पार्टी और PMLN अगर एक दूसरे के साथ टेबल पे बैठ सकती हैं तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज क्यों नहीं बैठ सकती। मैं समझता हूँ ये तीनों बहुत बड़ी जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज जो इस वक्त गवर्नमेंट में और जो माजी की 2 गवर्नमेंटें कर चुकी हैं, सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इस वक्त जमहूरियत के ऊपर, इस वक्त इलेक्शन कमीशन के ऊपर, इस वक्त सारे सिस्टम के ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान उठ रहे हैं। उस सवालिया निशान को ख़त्म करने के लिए, एतमाद बहाल करने के लिए और इस इदारे की क्रेडिबिलिटी के लिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आए, आगे बढ़ें। आगे बढ़ने के लिए कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से अगर बिल आता है तो उसका मकसद ये नहीं है कि वो बिल फाइनली हरफ होता है। आप वो बिल आया, बिल आने के बाद वो स्टैंडिंग कमेटी में रेफर होता है या उसकी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी स्पीकर बना सकता है। उस बिल के ऊपर सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप अपनी अपनी जो भी नुमाइंदे होते हैं उसको डायरेक्शन देती है। उसके बाद सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के इनपुट आने के बाद एक कंसेंसस के साथ, मैंने आपको कहा ना कि एहतसाब का नैब रिफॉर्म बिल हो या इलेक्टोरल रिफॉर्म बिल हो, ये एक ऐसा सिस्टम है अगर किसी को सिस्टम के अंदर एहतसाब के दायरे में अगर पकड़ा जाए तो वो ये नहीं कहे कि भाई दूसरों के लिए, हुकूमत वाले के लिए एक कानून है, दूसरे के लिए दूसरा कानून है। ये बात नहीं होनी चाहिए। और ये आज सिर्फ PTI के दौर में नहीं हो रही है, ये हर हुकूमत में हो रही है। ये हर हुकूमत में आज अगर PMLN जिन पीपल्स पार्टी जिन केसों का जो फेस कर रही है, पीपल्स पार्टी के खिलाफ सारे केस PMLN की गवर्नमेंट में बने, PTI के गवर्नमेंट में अभी तक एक भी केस नहीं बना है। तो बात यह है कि हमें मिल के इस सिस्टम को बेहतर करने के लिए टेबल पे बैठ के आगे बढ़ेंगे कि आया प्रेसिडेंशियल फार्म बेहतर है, आया ये असेंबली वाला सिस्टम बेहतर है। अगर ये बेहतर है तो हमारा एतमाद कैसे होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन का मजबूत निज़ाम ट्रांसपेरेंट कैसे होना चाहिए, जो बार बार की जाती है कि इसकी डोरी और कहीं से चलती है उसको कैसे रोका जा सकता है, उनके लिए क्या होना चाहिए, इससे सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप को सीखना चाहिए। आज ये समझ लो कि जो भी बंदा ये समझे कि आज जो और किसी के साथ हो रहा है तो कल उसके साथ भी हो सकता है। ये जो नैब का सिस्टम आया था, ये कब आया था? ये जब ये मियाँ साहब के टाइम पे ये सिस्टम बना था, मुशर्रफ ने आके उसको पाए तकमील तक पहुंचाया। तो बाद और जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो वो भी कुछ नहीं कर सकी थी। आज सारे उसके बारे में कर रहे हैं बात। इलेक्टोरल रिफॉर्म
को क्यों नहीं उसको उस तकमील तक पहुंचाया गया, मगर उसके लिए कोशिशें की गई। 18th अमेंडमेंट के बाद जो इलेक्टोरल रिफॉर्म 2017 हुआ, आपने उससे बहुत कुछ बेहतर किया। अब आप 2022 का जो है वो आप इलेक्टोरल रिफॉर्म लेके आए तो उसको और बेहतर करें। फिर जब 23 की इलेक्शन हो उससे सीख के आप फिर 24 एक एक्सपेरिमेंट, एक प्रैक्टिकली जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा बेहतर होती हैं। मगर अगर हम एक एक दूसरे के ऊपर डालते जाएंगे, एक जो है वो अन्ना की सियासत के ऊपर चलेंगे, ये वक्त ऐसे गुजर जाएगा। हम इंटरनेशनल ब्लैकमेलिंग से भी होंगे, मगर जब हमारी शाइस्तगी अगर देखने में आएगी तो दुनिया भी देखेगी कि यार पाकिस्तान को बेहतरी के ऊपर ले जाने के लिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज आपस में मुतहद हैं। चाहे फ़लस्तीन इशू हो, चाहे कश्मीर इशू हो, चाहे अफ़गानिस्तान से इनखला हो, चाहे इकोनॉमिकल इशू हो, चाहे इलेक्ट्रल रिफॉर्म हो। मैं समझता हूँ ये हुकूमत की रेस्पॉन्सिबिलिटी है ही है, मगर साथ में अपोजिशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ताली एक हाथ से कभी नहीं बचती, दोनों हाथों से बचती है। तो हाँ, हुकूमत जो भी हुकूमत होती है, करंट हुकूमत 60% अगर उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है तो 40% अपोजिशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हर मेंबर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी पार्टी के अंदर बैठ के सिर्फ अपनी मफादात की बात नहीं करे कि मेरा लीडर बाहर है, आज प्राइम मिनिस्टर नहीं है, तो मैं कहूँ कि भाई पाकिस्तान जाए और हम उसकी सिर्फ करें कि हम कोर्टों में जाएं उसकी पीछे। ये हमारा काम नहीं है। मियाँ साहब के साथ में था, जब कोर्ट में जाता था, मेरी ये नहीं है कि मैं मियाँ साहब के साथ था। कल अगर इमरान खान के ऊपर केस होता है तो क्या खान साहब के ऊपर केस होगा तो खान साहब मुंह देगा, या मैं आज पीटीआई में हूं और कल पीटीआई के किसी भी लीडर के ऊपर केस होता है, उसको अगर कोर्ट बुलाती है तो मैं 20 एमएनएस को साथ में लेके जाऊं कि उसको प्रेशर दिखाऊं। इससे हमारी इंप्रेशन गलत जाता है। पढ़े लिखे लोग उन चीज़ों को समझें कि हम प्रेशर टैक्टिक्स डालते हैं जुडिशरी के ऊपर कि 20 लोग जाएं, ये हमारा काम नहीं है। हर बंदा अपना जवाबदेह होता है, इदारों का एहतराम करना चाहिए। चाहे इलेक्शन कमीशन किसी को बुलाए, चाहे जुडिशरी किसी को बुलाए, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, मगर उन इदारों का एहतराम होना चाहिए, उसको उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। मगर हम प्रेशर टैक्टिक्स के ऊपर जाते हैं। फिर पुलिस जो है, जिस दिन हेयरिंग होती है कि भाई आज जो है वो इस पीटीआई के लीडर की है, आज नून लीग के लीडर की है, आज पीपुल्स पार्टी के लीडर की है, पुलिस सारी नाकाबंदी में लगी रहती है कि उसके वर्करों को हम रोकें। यार हमें लीडर को खुद कहना चाहिए कि भाई मुझे अदालत ने एक क्वेरी है इसलिए लिए बुलाया है, मुझे बुलाया है, वर्कर्स को नहीं बुलाया। अगर मैंने कोई गलती की है मैं जवाबदार हूं, खबरदार एक वर्कर वहां पे आए। ये मोरल होना चाहिए। जब तक ये मोरल नहीं होगा, अखलाक आदमी का नहीं होगा, तब तक ये चीजें मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेगा। ठीक है शहादत अमान साहब, ये जो जिक्र हुआ कि 73 का आइन बना और बड़ी बड़ी मुखालिफ सियासी जमातें इकट्ठी हो गई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम की एक लेगेसी थी, वो चली आई, फिर एक नेशनल एक्शन प्रोग्राम हुआ, फिर 18वीं तरमीम हुई, तमाम सियासी जमातें इकट्ठी बैठी, यानी इतने बड़े बड़े जो इशूज थे उस पर कौमी मफाद की खातिर तमाम सियासी जमातें इकट्ठी बैठ गईं। ये तो एक बड़ा पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए एक बड़ा अहम इशू है। तो इसमें क्या ऐसी रुकावट हो सकती है जिसपे ऑपोजिशन उस तरह का रवैया नहीं दिखाई? जावेद साहब, आपने उस बात को रजिस्टर्ड नहीं किया। मेरा कहना ये कि माजी करीब में इलेक्शन एक्ट 2017 जो है वो पास हुआ जी जी, और उसमें तकरीबन मैं समझता हूँ ऑलमोस्ट 93-94 जो है ना मीटिंग्स हुई। उसके अलावा पब्लिक से उसमें कमेंट्स कॉल किए गए और कम से कम मैं समझता हूँ हजारों उसमें प्रपोजल्स आए और 34 जो है पार्लियामेंटेरियंस तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के, जो डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं या आप दोस्तों को जो व्यू पॉइंट है कि आज इकट्ठा होना चाहिए। पहली बात तो मैं ये करता हूँ कि आपने अमेंडमेंट्स जो हैं वो सजेस्ट किए, प्रपोज किए इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर, और जो चीजें भी, क्योंकि डेफिनेटली जो बिल जाता है उसके ऊपर तो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उस पर चीजें देखती हैं। हमारा कहना ये सबसे पहली बात तो मैं ये कहूं कि 2017 को जिस दोस्त ने इलेक्शन एक्ट को, जावेद साहब अगर आप उसको देखेंगे तो आज जितनी चीजें आप उसमें ऐड करने जा रहे हैं, ईवीएम की बात करते हैं 103 के अंदर, ये 2017 में तमाम दोस्तों ने इस चीज को देखा था, क्योंकि दुनिया में तो पिछले 27 साल से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है वो काम कर रही थी, लेकिन हम ये देखते थे बहुत से ममालिक ऐसे थे जो कि ईवीएम से वापस जो है ना पेपर बैलेट पेपर के ऊपर आ चुके थे। 2017 का जो एक्ट है वो कल का एक्ट है। और अब बात सिलसिला सूरत हाल सिर्फ ये है
कि मैं ये समझता हूँ हम यहाँ दोस्त बैठे हैं किसी किस्म का कंसेंसस बनाने के लिए, अच्छी बात है, इस किस्म के मुज़ाकरात दोस्तों में होने चाहिए। लेकिन मेरा कहना सिर्फ और सिर्फ ये है कि मुल्क और कौम जो वोटर्स हैं हमारे पास, हम क्या समझते हैं कि क्या एक आम आदमी आजकल खाली जो है ना, वो अगर आप मोबाइल भी देखें ना, उसको भी ऑपरेट करना नहीं जानता है। आपके जो है ये बहुत बड़ी एक स्ट्रगल है, यूनियन जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उसके साथ पाकिस्तानी कौम को मिला देना, मैं समझता हूँ इंतहाई ज्यादती होगी। और दूसरा, पब्लिक जो है ना, पब्लिक के जहन में शकूक शुबात ये है कि ये बात, चूंकि पिछली दफा आरटीएस वाली जो बात हुई थी, लोग समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन कोई ना कोई इशू को दोबारा क्रिएट कर देगी। तो मेरा कहना यह है कि आपका कहना बजाय ये सब चीजें होनी चाहिए, मुल्क के मफाद में होना चाहिए। और जो डॉक्टर साहब ने फरमाया, अच्छी डॉक्टर साहब आपने तबीयतन, डॉक्टर साहब एक नफीस आदमी है, लेकिन मेरा कहना ये, उन्होंने तो अपनी पार्टी के लिए भी कह दिया कि हर तरफ से जो है लचक होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ जो है बिल, मैं दोबारा कहूंगा कि हमारे ग्रीवांसेस ये हैं कि अगर कोई नेशनल इशू हो, ये नेशनल इशू नहीं है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतमाद होना चाहिए। आपको जावेद इकबाल साहब ये मालूम है कि अगर किसी किस्म की कोई प्रपोजल होती है तो रूल ऑफ बिजनेस में जो मुतलका इवन मिनिस्ट्री होती है उसकी तरफ से जो है वो मूव होती है। यहाँ तो इलेक्शन कमीशन जो है वो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है। यहाँ पे एक बात हमें क्या खटकती है, हम क्या देखते हैं कि ये बिल जो है ये गवर्नमेंट ने मूव किया है, इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया। पिछले दिनों अगर आप देखें तो आपको याद होगा कि एक क्लिप चली इलेक्शन कमीशन के लिए, जिसके बाद उनकी सरनशिश की गई कि ये अच्छा, ये तो अब जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से वो बात कर रहे हैं, उस पर तो बात हो ही रही है। लेकिन अब और भी हुकूमत के बड़े काम हैं और हुकूमत को आगे भी चलना है, इस्लाहात पे तो बात करनी ही करनी है। राना साहब, जो इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क की मईशत की, उसमें हुकूमत के जो गुज़श्ता दिनों आदाद शुमार आए, वो कह रहे हैं कि हम कमिटेड हैं इस हवाले। जी शहादत साहब बात करना चाह रहे हैं। जी शहादत साहब, जी फरमाइए, आप बात करिए। जी शहादत साहब, आप बात मुकम्मल कीजिए। जी, बात में सिर्फ ये कहने जा रहा था कि जब परसेंटेज ऑफ एजुकेशन, हमारे लोग इतने इतने एजुकेटेड हो चुके होंगे, उस वक्त जो दुनिया में निज़ाम चल रहा होगा, 2017 और 21 के दरमियान 3 सालों में कोई इस किस्म का इनकलाब नहीं आया कि उस वक्त जो हमारी पार्लियामेंट थी कि उसने कौन सी चीज छोड़ी, कौन सी कोताही की। तो वर्ड्स में हजारों, सैकड़ों, दसियों सालों के बाद जो है, दिहाइयों के बाद जाके कोई अमेंडमेंट होती है। मैं समझता हूँ जो इलेक्शन एक्ट है वो बिल्कुल मुकम्मल है, उस पर इलेक्शन जो है उस पर होने चाहिए, लोगों का एतमाद होना चाहिए। लोगों का मशीनों या किसी और चीज के ऊपर एतमाद होने के बजाय इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतमाद होना चाहिए। और मैं इस बात से एग्री करता हूं कि हमें अदारों पे एतमाद करना चाहिए, अदारों के खिलाफ हमें कुछ नहीं करना चाहिए। और पार्लियामेंट के अंदर जो है हमें यकजहती दिखानी चाहिए। आजकल पार्लियामेंट में जो दोस्त हैं, मीडिया भी सब देखते हैं, जिस किस्म के हालात चल रहे हैं या किस किस्म की मतलब सूरत हाल आ रही है, वो नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा पार्लियामेंट के अंदर रह के अपना रोल प्ले करती है। और मैं समझता हूं जब हालात आएंगे तो इसमें हमारे चेयरमैन साहब तो अपना व्यू पॉइंट दे भी चुके हैं। देंगे, ठीक है राणा साहब। अब ये है कि हुकूमत कहती है कि हम मईशत को भी हमने दुरुस्त रास्ते पे गामजन कर दिया है और आदाद शुमार भी बेहतर आ रहे हैं, फसलें भी हमारी अच्छी हुई, जिसकी वजह से जाहिर है उसने जीडीपी को कंट्रीब्यूट किया। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वो जो पीटीएम जो रह गई है, वो कहती है कि अब हमने दोबारा जुलाई से जलसे शुरू करने हैं और एहतजाज शुरू करने हैं। आपको लगता है कि अब वो कुछ कर सकेंगे? जावेद इकबाल साहब, देखें, पहली बात तो ये है कि कोरोना जो है इसने पिछले 1.25 साल के दौरान पूरी दुनिया की मईशत को बुरी तरह हिला दिया और कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसकी मईशत इससे मुतासर ना हुई हो। पाकिस्तान पे अल्लाह का मैं समझता हूँ ख़ास करम है। बेशक अल्लाह पाक ने बहुत मेहरबानी की है कि यहाँ पे उस शिद्दत से ये बीमारी नहीं आई जिस तरह बाकी दुनिया में थी। तो यहाँ पे आप देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी मईशत जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही है। देखें, ये मईशत एक ऐसी चीज़ है, मैं समझता हूँ इस हवाले से हुकूमत को या अपोजिशन को सियासत नहीं करनी चाहिए। मईशत जो है वो तो मुमलिकत पाकिस्तान की है ना। अगर मईशत बेहतर होगी तो तमाम लोग जो हैं उनकी हालत बेहतर होगी, खुशहाल होंगे आवाम।
तो इसलिए ये जो पिछले एक साल में कोरोना के बावजूद पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की तरफ गामजन हुई है, मैं समझता हूँ इस मामले को सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। इस बारे में अपोजिशन को भी खुले दिल का मुजाहरा करना चाहिए। ये पाकिस्तान की साख का मामला है। दुनिया को ये मैसेज जाना चाहिए कि ये देखें ये कैसी कौम है कि इस इतनी बड़ी वबा के बावजूद इनकी इकानमी जो है वो बेहतरी की तरफ चल पड़ी है। आप देखें माजी में यहाँ पे होता क्या रहा। ये प्रॉब्लम्स इसलिए होते हैं कि दिल साफ नहीं होते। अब इसहाक डार साहब जब वज़ीर ख़जाना थे, उसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि मौसूफ ने बड़ी 2 नंबरी से अदाद व शुमार पेश किए, और फिर जिस तरीके से अगर वो मुल्क से फ़रार हुए वो भी आपके सामने है। अभी तक उनकी बीमारी का भी इलाज नहीं हो पा रहा। तो इस मुल्क की मईशत के साथ जो खलवाड़ किया गया, ख़ास तौर पे नून लीग की 5 साला हुकूमत में, वो उसको बेहतर ट्रैक पे लाने के लिए कुछ सख्त फैसलों की भी ज़रूरत थी, वो भी किए गए। अभी भी इस हुकूमत ने भी मैं समझता हूँ कि बहुत सारे काम इनके भी करने वाले हैं जो इन्होंने अभी तक नहीं किए, इनको करने चाहिए, आवाम की बेहतरी के लिए करने चाहिए। लेकिन जावेद इकबाल साहब, आप ये बताएं, शहादत अवान साहब की मैं एक बात को यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा अर्ज़ कर दूँ। उन्होंने फरमाया कि 2017 का इलेक्शन एक्ट मौजूद है और वो बड़ा अच्छा एक्ट है। तो उसी एक्ट के नतीजे में 2018 के इलेक्शन हुए। वो 2018 का जो इलेक्शन कमीशन था जिसने वो इलेक्शन करवाए, वो कोई पीटीआई ने या किसी और ने तो नहीं बनाया था, वो तो बनाया ही मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मिलके। तो फिर उसी इलेक्शन कमीशन पर और उन्हीं इंतखाबात पर जिस तरीके के इल्ज़ामात आयद किए गए वो भी सावरों के सामने हैं। तो इसलिए अगर वो इतना ही बेहतर होता तो उसके नतीजे में जो इंतखाबात हुए उस पर भी सारे एतबार करते। तो बेहतरी की गुंजाइश हर वक्त मौजूद रहती है। अब जो मईशत का मामला है ना जावेद इकबाल साहब, आप देखें पिछले दिनों मिफ्ता इस्माइल साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वो एक सहाफ़ी ने उन पर सवाल कर दिया कि जी आपकी कंपनी ने पिछले साल कितना मुनाफा कमाया और इससे पिछले साल कितना था। तो आप ये देखें कि उन्होंने क्या जवाब दिया। वो नाराज़ हो गए। ये नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ हुकूमत गलती करते, हुकूमत के बहुत सारे मसाइल हैं, हुकूमत ने बहुत गलतियाँ की हैं, गवर्नेंस के प्रॉब्लम है, इसमें कोई शक नहीं। आप उनकी निशानदेही करें, खामियों की निशानदेही करें, लेकिन जहाँ पे बेहतरी हो रही हो और जिसमें उसको मानना चाहिए। देखें इस हुकूमत ने कोई एक गलती नहीं की, बहुत सारी गलतियाँ की हैं, लेकिन जो मईशत का मामला है ये कौमी मईशत है। इस हवाले से हमें कौमी सोच ही अपनानी चाहिए। और ये मैं कहता हूँ अल्लाह का ख़ास करम है कि हमारी मईशत जो है वो बेहतरी की तरफ गामजन है। एक ज़रई मुल्क है, हमें यहाँ पे हुकूमत को ज़राअत के फ़रोग़ के लिए मज़ीद इक़दामात करने की ज़रूरत है। बदकिस्मती से यहाँ पे ऐसी हुकूमतें भी आती रहीं जो ख़ुद ज़राअत से उनके अगर करता धरता वाबस्ता नहीं थे तो उन्होंने ज़राअत पर तवज्जो भी नहीं दी। ज़रई मईशत को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। किसान खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। तो मैं समझता हूँ इस हवाले से ये हुकूमत ने जो इक़दामात किए हैं उस तरफ तवज्जो। दूसरी बात, रमेश कुमार साहब माशाल्लाह बड़े अच्छे आदमी हैं, उन्होंने बड़ी सही गुफ्तगू की है, लेकिन उन्हें हमारे कल्चर को भी, सियासी कल्चर को भी सामने रखना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि ये लीडरों को कहना चाहिए कि भाई मैं अदालत जा रहा हूँ। आप नए लीडर तो लोगों को बुलाते हैं वो तो टेलीफोन करते हैं कि मैंने सुबह पेश होना है, आप पहुँचो। तो ये जो सोच है इसको तब्दील करने की ज़रूरत है। और देखें जावेद इकबाल साहब, इस मुल्क ने अल्लाह के फजल से आगे बढ़ना है और मजबूत होना है। आपने बात की पीडीएम की। देखें पीडीएम में 2 जमातें जो मैटर करती सियासी तौर पर, एक मुस्लिम लीग नून, दूसरी पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी पीडीएम से अलग हो गई। ठीक, बाकी जो है वो तो टांगे की सवारियां भी नहीं है। उन्होंने तहरीक क्या चलानी, तहरीक चलानी होती, ये तहरीक चलाने में कभी संजीदा नहीं थे। इनका जो मौलाना फजल रहमान साहब की सरबराही में सारे ये इकट्ठे हुए हैं, इन्होंने मौलाना को आगे किया। मैं आपको बताऊं, पिछले दिनों एक जगह बैठे थे हम, वहाँ पे मुस्लिम लीग नून के दोस्त भी बैठे थे। ठीक, मैंने उनसे अर्ज़ किया, मैं कि यार देखो ये थोड़े मामलात होते हैं, कोई अच्छी लेजिस्लेशन ये वो,
तो ये क्या तरीक़ेकार हो सकता है? उन्होंने कहा कि जिस तरीके से 18वीं तरमीम के वक्त नवाज शरीफ साहब के हवाले से फैसला किया गया था कि तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने की जो पाबंदी थी वो ख़त्म कर दी गई थी, उसी तरीके से कोई ऐसा आइनी पैकेज आए जिसके नतीजे में नवाज शरीफ साहब की नाअहली ख़त्म हो, तो मुस्लिम लीग नून 2 की बजाय 4 कदम आगे बढ़कर ताउन करने को तैयार है। जहां पे सोच ये हो, ठीक है, 18वीं तरमीम एक मुकम्मल सौदेबाजी के नतीजे में हुई थी कि उन्होंने कहा कि ये जो 2 मरतबा तीसरी मरतबा उसका फ़ायदा सवाए वो एक शख्स को फ़ायदा देने के लिए था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तो उस वक्त जिंदा नहीं थी, तो नवाज शरीफ की ज़ात को फ़ायदा देने के लिए जब वो बात तरमीम में शामिल की गई तो फिर वो तरमीम मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर हुई। ठीक है डॉक्टर रमेश साहब, अब हुकूमत तो कहती है कि माशी अशारिये बड़े बेहतर आ रहे हैं और कुछ चीज़ें हम देख रहे हैं कि एक तो ज़र मुबादला के ज़खायर बड़े रिकॉर्ड सतह पे पहुंचे हैं, फसलें अच्छी हुई हैं, एक्सपोर्ट हमारी बेहतर हुई है जिसने जीडीपी को कंट्रीब्यूट किया है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि पाकिस्तान में जब भी बजट आता है तो अवाम हुकूमत की तरफ देख रही होती है कि क्या उसमें हमें कोई रिलीफ मिलेगा, कोई अवाम दोस्त बजट होगा, तो समरात पहुंचने के इम्कानात हैं? पार्टी पब्लिक पॉपुलर फैसले करना चाहती है और मगर मैं समझता हूं कि हमारी इस वक्त की जो पीटीआई गवर्नमेंट है उसने पब्लिक से ज़्यादा पाकिस्तान पॉपुलर फैसले किए कि मेरे जेब में कितना है, मैं कितना खर्च कर सकता हूं। हमने इस तरीके से अपना घर समझ के जो हुकूमत चलाई और मुल्क को लूट के हुकूमत नहीं चलाई। माजी में ये होता था कि जेब में कुछ है या नहीं है, आप कर्जे चढ़ाते जाओ, अब पब्लिक पॉपुलर फैसले करते जाओ कि अवाम जो है वो हाँ हाँ करती जाए और मुल्क भली पीछे चलता जाए। एक तो ये इस वक्त थ्योरी नहीं है, रियलिस्टिक सिस्टम है और मैं समझता हूँ रियलिस्टिक सिस्टम पे जाना चाहिए। दूसरी बात की गई कि जो है वो लीडर खुद बुलाता है। लीडर हमें भी कहते थे, मैं भी 2002 से पार्लियामेंट का हिस्सा हूँ, मगर आदमी का अपना भी एक ज़मीर होता है कि सच और हक की आवाज़ कहता रहे और कुछ असूलों की अपनी सियासत करे। मैं नहीं जाता, मुझे आपने नहीं देखा कि कहीं भी मुशर्रफ के साथ भी रहा, मियाँ साहब के साथ भी रहा और अभी खान साहब के साथ भी हूँ, मगर मैं कभी भी किसी के, ठीक है मेरी अपनी एक सोच है, अपनी एक आइडियोलॉजी है, मैं अपने मौक़िफ़ की बात हमेशा ये करता रहता हूँ। तो कुछ आदमी को अपने ज़मीर के मुताबिक भी चलना चाहिए। चौथी फिगर की बात की गई, अपोजिशन और गवर्नमेंट जब इधर होती है तो उन्हीं चीज़ें वही चीज़ें अच्छी लगती है, जब दूसरी साइड पे बैठती है बेंचेस के तो वही चीज़ें उनको ख़राब लगती हैं। ये पॉलिटिकली सिस्टम जो हमारा चलता है ये है एक अदाकारी कि मैं एक मरतबा जब शुरू में खुर्शीद शाह साहब ने स्पीच की, खुर्शीद शाह साहब को मैंने कहा कि सर आपने कल यही बातें जो है वो आपने कही थी अच्छी और आज इधर आप बैठे हैं आपको बुरी लग गई। यही इदारे जो आज फिगर्स दे रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इस डायरेक्शन में जा रही है, इन्हीं इदारों की क्रेडिबिलिटी मादी में यही पीडीएम की जमायतें लेती थी। आज जब ये पीटीआई की गवर्नमेंट को इंडोर्स करती हैं तो आप कहते हैं कि ये सारी रिपोर्ट्स गलत है। तो ये एक सिस्टम चलता रहता है, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगते रहते हैं कि हम ये नहीं मानते हैं, शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो वो चिट्ठा एक सामने लेके आते हैं कि ये फिगर गलत थी, ये रियलिस्टिक नहीं है, ये नहीं है। मगर मैं समझता हूँ वो वक्त और हालात वक्त खुद बताता है, अवाम खुद बताती है और उसका जो टाइम है वो 5 साल के बाद आता है। इलेक्शन का सिस्टम होना चाहिए कि जब इलेक्शन हो तब ये सामने सारी चीज़ें आनी चाहिए कि किस गवर्नमेंट ने, और ये मैं नहीं कहता, जब बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ मियाँ नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब आपस में मज़ाक के जमहूरियत करने लगे तब उन्होंने कहा कि एक दूसरे को भली हम कितना भी अपोजिशन कराएं मगर हम सिस्टम को मजबूत करेंगे, इस सिस्टम को 5 साल पूरा भी करने देंगे। 2008 से 2013 तक हर टाइम पे कहा जा रहा था कि आज पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट जा रही है, कल जा रही है, मगर मियाँ साहब की ये थी कि नहीं ये हुकूमत पूरा करे। जब PMLN की हुकूमत थी ये धरने की सियासत हुई, उन्होंने कहा एम्पायर की उंगली उठ रही है, यही पीपल्स पार्टी थी, यही मौलाना फजल रहमान मेरे साथ बैठा था उस स्पीच की कि भाई धरनों से कोई हुकूमतें जाती हैं क्या। आज वही मौलाना फजल रहमान PDM की क़यादत करके और कहता है कि हुकूमत को जाना होगा क्योंकि मैं जो है वो असेंबली में नहीं हूँ। कम से कम अब पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ छोड़ें, ये इंटरनल जो है वो आप पाकिस्तान के अंदर जो ये इतनी ज़्यादा बाइफर्केशन करके बैठे हैं उसका फ़ायदा जो है ना इंटरनेशनल कम्युनिटी लेती है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। को रोकने के लिए हमें अंदर से मुतहद होना पड़ेगा। सही है, वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रमेश कुमार साहब, सेनेटर शहादत अवान साहब, राना ताहिर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
यकीनी तौर पर अपोजिशन को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें मालूम है कि कम अज़ कम चौथी मरतबा वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने, और ज़ाहिर है कि वो एक अहम नुमाइंदे हैं हुकूमती, उन्होंने अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी है। और ये जब इलेक्शन इस्लाहात की बात होती है तो ये इसलिए भी ज़रूरी है कि ये वो इंतखाबात वो मरहला होता है या ये वो तरीक़ेकार है जिससे मुल्कों के और कौमों के मुस्तक़बिल बनते हैं, हुकूमतें बनती हैं इसके नतीजे में, और हुकूमत आके फिर वो आवाम के मुस्तक़बिल के हवाले से बात करती है। तो अपोजिशन को इस्लाहात के लिए हुकूमत के साथ ज़रूर बैठना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।